हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप लोग इस क्लास में थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर साइंस का पेपर जो 2022 का होगा। पेपर के बारे में देख लेते हैं कि पेपर में पूछा क्या जाता है, किस तरीके से पेपर आता है हमारा। तो ये प्रथम सेमेस्टर 2022 का पेपर है, तीसरा पेपर है, तीसरा एग्जाम है। किस सब्जेक्ट का है? विज्ञान का है। और कितने पूर्णांक का होता है? 25 का, 25 नंबर का आता है। कितने क्वेश्चन होते हैं? 18 क्वेश्चन होते हैं समथिंग। और 1 घंटा का समय होता है हमारा। तो यहाँ से हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना पेपर सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन सा, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है पादप कोशिका में, दूसरा ऑप्शन है जंतु कोशिका, तीसरा ऑप्शन है पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आप लोगों को ये पता है कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती? जंतु कोशिका में। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका तीसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा पहला, कि कोशिका भित्ति हमारी पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या चीनी का विलयन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा यौगिक होता है वो चीनी होता है। लेकिन देखा जाए तो वैसे धुआं भी हमारा क्या होता है? यौगिक होता है। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है कि इसमें यह पूछना चाहिए कि यौगिक का उदाहरण नहीं है। तो इसमें यौगिक का उदाहरण नहीं है जो वायु। लेकिन वायु देखा जाए तो ना तो हमारा यौगिक है और ना ही हमारा मिश्रण है, क्योंकि वायु हमारा एक गैस है। तो चीनी हमारा क्या है? यौगिक का उदाहरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीनी। और इस क्वेश्चन को आप सर्च करके एक बार देख लेना, क्योंकि हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए। पूछना चाहिए कि यौगिक का उदाहरण नहीं है। तो वायु इसका आंसर हो जाएगा यदि ये पूछा जाता है कि यौगिक का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कायिक प्रवर्धन संभव है। तो कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या इनमें से सभी। जो कायिक प्रवर्धन होता है तो वो जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्ती द्वारा भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा बल का मात्रक। बल का मात्रक पूछा गया था 2022 में कि बल का मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन, सेकंड, किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती है। तो पहला ऑप्शन है आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती या फिर नींबू की पत्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो संयुक्त पत्ती होती है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त पत्ती कौन सी होती हैं, तो संयुक्त पत्ती हमारी वो होती हैं जो कटी फटी होती हैं। तो इनमें से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो पत्ती हमारी ये आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती होती हैं, ये सरल पत्ती होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 नंबर का आता है। अति लघु उत्तरीय पहला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है हमारा पौधे की पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका समीकरण लिखना है। तो हम आपको समीकरण लिखकर बता देते हैं। यहाँ से समीकरण इसका होता है 6CO2 प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? जल के साथ। तो हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O11 और इसके साथ ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन। तो इस प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो जाएगा 6CO2 प्लस H2O, एरो का निशान लगाएंगे, C6H12O11 प्लस 6O2। यहाँ पर 6O2 लिख देंगे क्योंकि इसको कंपेयर कराएंगे। हमारे सारे तत्व क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है। जो एक वृत्तीय पथ है, आधा चक्कर लगाता है। तो इस दशा में हमारा क्या ज्ञात करना है, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। चलते हैं इसको किस तरीके से लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सवाल किस तरीके से लगाएंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर रख देंगे। दूरी जो हमारी होती है इसकी परिधि के बराबर होगा। जो दूरी होगी परिधि के बराबर होगी। परिधि का सूत्र होता है 2πr। और ये कह रहा है एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो परिधि हमारा 2πr होता है। यदि आधा करेंगे परिधि का तो 2 से 2 कट जाएगा, πr बचेगा। यदि इनको जोड़ देंगे तो हमारी दूरी निकल आएगी। क्या आ जाएगी, 3πr। r का मान क्या रख देंगे, r का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 रख देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दूरी 12π। ये हमारी दूरी निकला है। यदि विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन हमारा व्यास के बराबर होता है। विस्थापन की परिभाषा होती है कि किसी वृत्तीय पथ का प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन हमारा व्यास के बराबर होगा। तो व्यास क्या होता है, 2r होता है। 2 गुणे त्रिज्या होती है, तो 2r लिख देंगे। r का मान क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो विस्थापन हमारा क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लगा लेंगे 4 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 4 गुणे 2 करेंगे 8 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन कौन से हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग या फिर जायांग। जो पुष्प के हमारे 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है या फिर जायांग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। जो पत्ती के प्रमुख भाग होते हैं, यदि देखा जाए तो पत्ती के 2 प्रकार होते हैं। पत्ती के हमारे कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। यदि पूछा जाए कि पत्ती के कितने प्रकार होते हैं, पत्ती के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पत्ती के कितने भाग होते हैं। तो पत्ती के हमारे 3 भाग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। पत्ती के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। पहला है लीफ बेस, अगला है लीफ लेमिना, तीसरा है हमारा पेटियोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं या फिर इसी समझ लेते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं और 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। तो 1 पिकोमीटर के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 गुणे 10⁻⁻6। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1 माइक्रोमीटर। तो इसके स्थान पर रख दिया गया है और इसको पक्षांतर कर दिया गया है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर आ जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 लगाकर हम 6 जीरो बढ़ा सकते हैं। 2022 पेपर में पूछा गया था। 11 नंबर में का क्वेश्चन है हमारा, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो बेलन की लंबाई है तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बेलन की जो लंबाई होती है उसको किससे मापा जाता है, वर्नियर कैलिपर्स से। जो बेलन की लंबाई है उसको मापते हैं वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। तथा वृत्त के व्यास को किससे मापते हैं, पिंच गेज से मापते हैं। तो याद रखेंगे, जो बेलन की लंबाई होती है उसको वर्नियर कैलिपर्स से का उपयोग करते हैं ये, और वृत्त का व्यास जो होता है पिंच गेज से मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं। जो पृथक्करण होता है उससे आप क्या समझते हैं। पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों के नाम लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं। जो मिश्रण हमारा होता है उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं। इन मिश्रण में कुछ हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। जो हमारा मिश्रण बनाया जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं और उनमें से कुछ क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं या फिर अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जिनको अलग करना जरूरी होता है। जो हमारी हानिकारक पदार्थ होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको अलग करना
हमारे लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, जिससे कि हम उपयोगी पदार्थ का उपयोग कर सकें। समझेंगे हमारा क्या होता है पृथक्करण। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। इन मिश्रणों में क्या होता है, हानिकारक कुछ होते हैं और कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, और इनको अलग करना जरूरी होता है जिससे कि हम उपयोगी पदार्थ को उपयोग कर सकें। और किसी मिश्रण में उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना हमारा क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। अब इसकी विधियां देख लेते हैं कि विधियां कौन कौन सी होती हैं। पृथक्करण की प्रमुख विधियां, चालन विधि होती है। हम चालन विधि से हम क्या करते हैं, पृथक्करण कर लेते हैं। निस्तारण विधि होता है, वाष्पन विधि होता है, थ्रेसिंग विधि होता है, और साधन विधि होता है, और हस्तचयन विधि होता है। तो हमें कितनी विधियां लिखनी है, लेकिन इस पेपर में कितनी पूछी गई हैं, 4 विधियां पूछी गई हैं। तो ऐसा नहीं करना कि हमें 6 विधियां आती हैं तो 6 लिख दें। जितनी क्वेश्चन में जितनी पेपर में पूछा गया उतना ही लिखना है, ज़्यादा होशियार बनना नहीं है। तो कितनी लिखना है, हमें 4 लिखना है। जो हमें 4 पता होगी उनको लिख देंगे। 13वां क्वेश्चन है हमारा, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण से बताइए। जो हमारे भोजन के एकत्रीकरण होता है उसका मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण से बताना है। जो पहला हमारा उदाहरण है तर्क रूप। तर्क रूप में क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग, जो हमारा प्राथमिक जड़ होता है उसका ऊपरी भाग तो पतला होता है और बीच में जो होता है वो मोटा होता है, तथा नीचे का भाग पुनः पतला होता है। जो तर्क रूप होता है हमारा मूसला जड़ का, जो प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, पतला होता है, और बीच में जो होता है मोटा होता है, और पुनः जो नीचे होता है वो पतला होता है, जैसे कि मूली। अगले जड़ का रूपांतरण है, जो मूसला जड़ का रूपांतरण है, अगला नंबर है हमारा शंक्वाकार। तो इस रूपांतरण में प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग मोटा होता है और बीच नीचे की ओर यह धीरे धीरे पतला होकर शंकु का रूप बना लेता है, जिसे शंक्वाकार कहते हैं। और तर्क रूप में क्या था, ऊपरी का भाग क्या होता है, पतला होता है, बीच में मोटा होता है, और पुनः क्या होता है, नीचे पतला हो जाता है, वो तर्क रूप होता है। और यदि शंक्वाकार की बात की जाए तो इस प्राथमिक जड़ में क्या होता है, ऊपरी का भाग मोटा होता है और नीचे का भाग धीरे धीरे पतला होकर शंख के आकार में बना लेता है, जैसे कि गाजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण से समझाइए। जो कायिक प्रवर्धन अभी एक पीछे पूछा भी गया था बहुविकल्पी प्रश्न में कि कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता था, जड़ तना पत्ती के द्वारा होता है। तो इसकी परिभाषा पर बनाएंगे, लिखेंगे, परिभाषा इसकी लिखेंगे, किसी पौधे के वर्धी भागों, किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़ तना पत्ती के द्वारा नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल भाषा में बनाएंगे कि किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो जाए, इसके द्वारा क्या करते हैं, नया पौधा तैयार करना हमारा क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप होता है। जो हमारा कायिक प्रवर्धन होता है वो अलैंगिक जनन का ही एक रूप होता है, जिसमें पौधे के केवल वर्धी भाग ही लेते हैं। जो पौधे हमारे होते हैं उसमें केवल क्या होते हैं, वर्धी भाग ही भाग लेते हैं इसमें, कायिक प्रवर्धन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण छोड़ गए हैं, इसको लिख लेंगे कि कायिक प्रवर्धन के उदाहरण क्या क्या होते हैं, जैसे अदरक हो गया, प्रकंद हो गया, तथा बायोफिल्म, ये कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हो गए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है। जो रेखीय संवेग होता है कब संरक्षित रहता है, इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल, यदि किसी निकाय पर कोई बल कार्य न करे तो निकाय का रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। जो रेखीय संवेग संरक्षण होता है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न कार्य करे तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है, और ये हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी इसको कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखिए। जो तत्व हैं और यौगिक में अंतर लिखना है। तो हम पहला अंतर देखते हैं तत्व की ओर। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जो तत्व होता है हमारा एक ही परमाणुओं से बना होता है, जबकि यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना होता है।
जो तत्व हमारा होता है एक ही परमाणुओं से बना होता है, और जो यौगिक होता है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना होता है। अगला नंबर है हमारा, तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता। जो तत्व हमारा है उसको विभाजित नहीं किया जाता, ना कि तत्व से कोई हम तत्व नया बना सकते हैं, जबकि यौगिक को विभाजित कर विभिन्न तत्व में प्राप्त किया जा सकता है। जो यौगिक होता है उनको विभिन्न तत्व में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यौगिक हम देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे H2O जल एक हमारा यौगिक है। इसमें किसके किसके यौगिक मिले हैं, किसके किसके तत्व मिले हैं, हाइड्रोजन का मिला है और ऑक्सीजन से जुड़े हैं। तो ये हमारा क्या है, एक यौगिक है। इनको हम विभाजित करके तत्व दूसरे तत्व में प्रदर्शित कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और जो तत्व होता है हमारा उसको हम क्या करते हैं, विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन यौगिक को हम विभाजित करके नए तत्व प्राप्त कर सकते हैं। अगला नंबर देखते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण उनके परमाणु होते हैं। जो तत्व हमारे होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं, उनके परमाणु होते हैं, जबकि यौगिक के छोटे छोटे कण अणु होते हैं। अगला नंबर क्या है, तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। जो तत्व होते हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। और यौगिक में क्या है, यौगिक का भौतिक तथा रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं, जबकि तत्व क्या होते हैं कि भौतिक तथा रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। जो दोलन होती है और कंपन गति में उदाहरण सहित क्या लिखना है, अंतर लिखना है। जो हम बता दें आपको, दोलन और कंपन गति सेम तरीके का होता है, एक ही परिभाषा होती है, समथिंग बहुत मिनिमम अंतर होता है इनमें। तो इसमें देखते हैं, जब कोई पिंड या वस्तु एक पथ से इधर उधर गति करता है उसकी गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहती है। आप अपनी भाषा में बता सकते हैं कि दोलन गति क्या होती है, वह वस्तु या कोई भी वस्तु अपने मार्ग में इधर उधर गति करना ही हमारे क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। जैसे दीवार की घड़ी में लोलक की गति, जो दीवार में होती है उसकी लोलक की गति होती है। कंपन गति क्या होती है, जब कोई पिंड एक पथ पर किसी निश्चित बिंदु या साम्य स्थित के इधर उधर गति करती है तो इस गति को कंपनित या दोलनी गति कहलाती है। हम आपको बताएं कि दोलन गति होती है वो सेम कंपन गति की सेम होती है। जैसे उदाहरण दिया गया है, सिलाई मशीन की सुई गति, सुई की गति, सिलाई मशीन जो होती है उसकी सुई की गति हमारी क्या है, कंपन गति करती है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। जो बीजांड की आंतरिक संरचना है उसका हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो चित्र हम आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहाँ से आप बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है हमारा, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे कुलदीप अनुरागी। क्या सर्च करेंगे, कुलदीप अनुरागी। आप सर्च करेंगे तो कुलदीप अनुरागी से हमारा चैनल नेम मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा यूपी सीटेट टेट और लोगो बना होगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और इसका फिगर हमें वहीं पर मिल जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, बहुत कम समय बचा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी पेपर होंगे हम सभी पेपर करा देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सभी पेपर हम हल करवा देंगे, क्योंकि इनके एग्ज़ाम कब से शुरू हों आपको पता है कि 26 से थर्ड सेमेस्टर के शुरू हो रहे हैं और 29 तारीख से हमारे थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, जितने पेपर हो सकें उतने पेपर हल करिए और क्लास को लाइक करिए। और यहाँ से हम अलविदा लेते हैं, अगली नेक्स्ट के क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।